शुभेच्छा बांग्ला। पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जिसे भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे कॉम्प्लेक्स और तनावपूर्ण अध्यायों में से एक माना जाएगा। आमतौर पर चुनाव से पहले मतदाता सूची में मामूली बदलाव तो होते हैं, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार किसी राज्य की पूरी मतदाता सूची को सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में तैयार किया जा रहा है। भारतीय राजनीति में यह शायद ही कभी देखा गया होगा कि एक पद पर बैठा मुख्यमंत्री खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ बहस करे। मुख्य सचिव, डीजीपी और सैकड़ों थाना प्रभारियों का एक साथ तबादला कर देना यह दिखाता है कि आयोग ने राज्य की मशीनरी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटाकर अपने हाथ में ले लिया है। भाजपा ने इस बार अर्जुन सिंह जैसे पुराने और कद्दावर बाहुबली नेताओं को मैदान में उतारा है, तो वहीं टीएमसी ने तृणांकुर भट्टाचार्य जैसे युवा और पढ़े लिखे चेहरों को आगे किया है। साल 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव ने बेरोजगारी, औद्योगिक ठहराव, भ्रष्टाचार, कटमनी, महिला सुरक्षा, जूट मिलों का संकट, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य का गिरता स्तर जैसे सबसे जरूरी मुद्दों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि ये लड़ाई अब केवल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं रह गई है, बल्कि ये प्रशासनिक साख, पहचान के डर और फेयर इलेक्शन की परिभाषा पर आके टिक गई है। इस पूरे माहौल में सबसे केंद्र में जो मुद्दा है वो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर, जिसने राज्य के करोड़ों लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। लोग अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए गांव की ओर भाग रहे हैं। एसआईआर का ये मुद्दा तो बंगाल में इस वक्त एक विस्फोटक रूप ही ले चुका है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के तहत लाखों नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि करीब 1.25 करोड़ लोगों के नाम जानबूझकर काटे गए हैं ताकि उत्तर भारत 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर कोलकाता, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, नदिया, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मोदीनगर जैसे इलाकों में उनके वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। जमीन पर स्थिति यह है कि आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण और गरीब तबका, इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं रहा तो उसे विदेशी या घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा। जिस डर की वजह से दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे राज्यों में काम करने वाले बंगाली मजदूर मजबूरी में अपनी आजीविका छोड़कर भारी संख्या में वापस लौट रहे हैं। वो ट्रेनों के जनरल डिब्बों में कष्ट सहकर सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि उनकी नागरिकता की पहचान बची रहे, क्योंकि ये डर केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके वजूद और सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़े होने का भी है, जिन पर उनकी जिंदगी टिकी होती है। दो पार्टियों की कमांड और कंट्रोल की जंग, जिला प्रशासन और पुलिस के डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रल फोर्स वर्सेस राज्य पुलिस की इसी प्रशासनिक खींचतान के बीच ममता बनर्जी का रुख इस बार बिल्कुल अलग और आक्रामक हो चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने खुद एक वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बेहद दुर्लभ कदम है। वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग को भाजपा की बी टीम बताकर लगातार हमला करती जा रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इस बार अभूतपूर्व शक्ति दिखाई है। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जैसे शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ करीब 173 पुलिस थाना प्रभारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। और ऐसा करने के पीछे चुनाव आयोग का तर्क यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासनिक मशीनरी का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, जो कि चुनाव आयोग के अनुसार अभी नहीं है। जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे बंगाल की अस्मिता और संघीय ढांचे पर सीधा हमला बता रही है। देखा जाए तो इस प्रशासनिक डिस्प्लेसमेंट ने बंगाल के चुनावी तंत्र को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। राजनीतिक रणनीतियों की बात करें तो भाजपा इस बार बाहुबल और हिंदुत्व के साथ साथ सिंडिकेट राज के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में बाहुबल का इतिहास काफी पुराना है। बाहुबल का सीधा मतलब है ताकत और डर के दम पर राजनीति करना। बंगाल के कई इलाकों में, खास तौर पर ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में, ऐसे स्थानीय नेता या दबंग होते हैं जिनका अपना एक निजी प्रभाव होता है, और सिंडिकेट असल में स्थानीय बेरोजगार युवाओं और कुछ प्रभावशाली लोगों का एक समूह होता है, जिसे अक्सर सत्ताधारी दल के स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके चलते वो अवैध काम और गुंडागर्दी करने में सबसे आगे रहते हैं। अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा ने संदेश दिया है कि इस बार भाजपा टीएमसी के गढ़ में घुसकर चुनौती देने को पूरी तरह से तैयार है। भाजपा के समर्थक इसे असली बंगाल की वापसी कह रहे हैं, जहां उनके अनुसार एसआईआर के बाद
अब फर्जी वोटिंग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बचेगी। भाजपा का पूरा ध्यान इस बात पर है कि अगर मतदाता सूची साफ हो गई और सुरक्षा बल रेडी रहे तो भ्रष्टाचार और आरजी कर जैसी घटनाओं की वजह से तैयार हुई एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर इस बार भाजपा को जीत दिला ही देगी। भाजपा का मानना है कि टीएमसी का शासन बंगाल की संस्कृति को उर्दूकरण और घुसपैठ की ओर धकेल रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए पश्चिम बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का एक मिशन बन गया है। अब उनका ये मिशन सिर्फ बंगाल के लोगों की भलाई के लिए है या इसके पीछे कोई और एजेंडा है, ये तो भाजपा की सत्ता आने के बाद में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की ताकत आज भी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसी का डंका वो हर रैली में पीटती रहती है। दरअसल बात क्या है कि पश्चिम बंगाल में कुछ पर्टिकुलर इलाकों में बड़े स्तर पर गरीबी और बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, जिसकी वजह से लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने बंगाल के घर घर में अपनी पैठ बनाई हुई है। जो ममता बनर्जी के समर्थक महिलाएं और युवा हैं वो आज भी मानते हैं कि दीदी ही उनके असली रक्षक हैं, जबकि सबसे ज्यादा मार भी इन्हीं समर्थकों को पड़ रही है। और इन्हीं समर्थकों के दम पर टीएमसी के नेताओं का दावा है कि भाजपा चाहे कितना भी केंद्रीय एजेंसियां या प्रशासनिक फेरबदल कर ले, जमीन पर मौजूद लोगों का प्यार और योजनाओं का लाभ उन्हें फिर से सत्ता में लेकर आएगा, जो कि शायद असंभव बात तो नहीं ही है। हालांकि इस बार बंगाल का मध्यम वर्ग और पढ़ा लिखा युवा एक अलग ही कश्मकश में है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं और संदेश खाली के मुद्दों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। युवाओं का एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है। उनका कहना है कि सरकारी भत्तों से ना तो घर ही ढंग से चल सकता है और ना ही हमारा भविष्य संवर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री की कमी और मेधावी छात्रों का पलायन बंगाल की कड़वी हकीकत हो चुकी है, जिसे भाजपा हो या टीएमसी दोनों ही इस हकीकत को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं। अब भले ही भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सुरक्षा का दावा कर रही हो, लेकिन फिर भी चाय की दुकानों और मोहल्लों में होने वाली चर्चाओं में अब परिवर्तन की मांग के साथ साथ एक डर भी शामिल है कि कहीं ये चुनावी हिंसा फिर से बंगाल को खून खराबे में ना धकेल दे, जैसा कि पिछली बार होता आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया है उसमें पूरा मतदान केवल 2 मुख्य चरणों में समेटा गया है। ये पिछले चुनावों जैसे 2021 के 8 चरण के मुकाबले में काफी छोटा और सघन है। पहले चरण 23 अप्रैल को राज्य की कुल 294 सीटों में से 152 सीटों पर मतदान होगा। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बंगाल के जिले जैसे कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और दक्षिण बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं। और दूसरे चरण 29 अप्रैल 2026 को बाकी बची 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें कोलकाता, दक्षिण 24 परगना और अन्य बचे हुए जिले शामिल हैं। दोनों चरणों के मतदान के बाद वोटों की गिनती 4 मई को होगी, जिससे साफ हो जाएगा कि बंगाल की सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ में आएगी या वापस टीएमसी के। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो इस 2 चरणों में होने वाले चुनाव का प्रभाव पश्चिम बंगाल में दशकों तक रहने वाला है, ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था और उसका असर आज 1 दशक तक बना हुआ है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग ये तय करेगी कि क्या बंगाल की जनता अभी भी ममता बनर्जी के सुरक्षा कवच पर भरोसा करती है या फिर वो भाजपा के सोनार बांग्ला और कानून के राज के वादे की ओर मुड़ना चाहती है। मतदाता सूची के विवाद ने इस चुनाव को भावनात्मक रूप से इतना संवेदनशील बना दिया है कि 4 मई के परिणाम जो भी हो वो बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक बनावट को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये चुनाव अब हार जीत का खेल नहीं है, बल्कि बंगाल के अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा एक महायुद्ध बन गया है। तो दोस्तों, बंगाल बोलता है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरंग दुनिया से।